हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों से 3 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका पहला प्रश्न यह था कि कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो केवल 2 या 3 लोगों ही कमेंट कर पाए हैं, मतलब साफ है कि आप लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30। ये 5 जो अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले आपके कौन से अधिकार को वापस ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। आप या तो कभी पढ़े नहीं हैं या वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए कमेंट नहीं कर पाए। तो आपातकाल की स्थिति में आपका अनुच्छेद 19 को सबसे पहले युक्तियुक्तबद्ध किया जाता है। इसी में आपको तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि आपातकाल की स्थिति में वे कौन से 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको कभी भी युक्तियुक्तबद्ध नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं बस कमेंट कर पाए हैं, 2 या 3 ही लोग आंसर दिए हैं। तो आप लोगों से वे कहीं अधिक ज्यादा निकल चुके हैं। इससे ज्यादा विस्तृत आपको मौलिक अधिकार कोई नहीं पढ़ा सकते। तो उसका आंसर था अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का ये तीसरा पार्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको 3 पार्ट में अध्ययन किए हैं, विस्तृत अध्ययन किए हैं और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि अभी तक आप लोग पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हम जो तीसरे पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, आपको जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, यदि इनमें से किसी एक भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको कोई उस अधिकार से वंचित करता है जिससे आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, तो आप किस तरह से उस अधिकार को पा सकते हैं, क्या याचिका लगा सकते हैं, इन सभी के बारे में अभी देखेंगे। इतना तो आप सभी जानते हैं कि पहले कक्षा से अध्ययन करते आ रहे हैं, यदि आपके जो भी मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी का भी अगर हनन होता है, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, आपसे कोई उसको वंचित करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत ही आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और याचिका लगा सकते हैं कि आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। वायु प्रदूषण रहित वातावरण पाने का आपको अधिकार है, इसलिए हमेशा आप देखेंगे दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाई जाती है। इसी तरह से हम मौलिक अधिकार आपके क्या हैं इसके बारे में हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 32 के बारे में बात करेंगे, जिसमें उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। अंत में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, जिसमें मूल अधिकार के आखिर क्या क्या विशेषताएं या महत्व हैं उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा इनका आलोचना भी क्यों होता है इसके बारे में भी देखेंगे, और जो प्रमुख वाद हुए हैं मौलिक अधिकार को लेकर इसके बारे में भी अंत में अध्ययन करेंगे। तो ये जो आपके 3 टॉपिक है, मेंस का है और प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं कुट मिलान में, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए, अनुच्छेद 32 कहता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में उल्लेख किया गया है।
तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो आप 5 कॉलम बनाइएगा। पहले में लिखिएगा रिट, कौन कौन से रिट जारी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा 6 रिट जारी किया जाता है, जिसमें छठवां आपका समादेश होता है। वे कौन से 5 रिट हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसके बारे में देखते हैं। रिट से आशय आपका न्याय की झरना से है कि आपको किस तरह से उच्च मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकती है जिसका आपको हनन हुआ है, जिससे आपको वंचित किया गया है। ठीक है, तो पहले कॉलम में लिखिए रिट, दूसरे कॉलम में लिखिएगा आदेश, क्या अर्थ होता है उसका। तीसरे कॉलम में लिखिएगा किसके विरुद्ध वह रिट जारी किया जाता है। चौथे कॉलम में लिखिएगा आखिर क्यों वह रिट जारी किया जाता है, और पांचवें में लिखिएगा कि क्या विशेष है। ठीक है, पांचवा आपका आखिर विशेष क्या है इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए रिट। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से आपके 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, हिंदी भी दिया रहता है, इंग्लिश भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका है परमादेश, मैंडामस। परमादेश दूसरा है आपका। तीसरा है अधिकार परीक्षा, क्यू मोरांडो। तीसरा क्या है, अधिकार परीक्षा। तीसरा आपका उत्प्रेषण है। पांचवा आपका प्रतिषेध है। प्रतिषेध आता है, आशय है प्रोहिबिशन से है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जो रिट है वह जारी किया जाता है। आइए समझते हैं क्या अर्थ होता है, किसके लिए यह प्रस्तुत की जाती है और विशेष क्या है। सबसे पहले देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जो बंदा है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसको प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने की बात की जा रही है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से आशय क्या है, शरीर प्रस्तुत करना। जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको जो निकटस्थ न्यायालय है उसके समीप आपको प्रस्तुत करना है और न्यायालय में यह बताना है कि आखिर उसका आरोप क्या है। तो कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार किए हैं उनका यह दायित्व है और आपके मूल अधिकार है कि आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा और आपके क्या गलती है, क्या गिरफ्तारी के कारण है, उसको बताना आवश्यक होगा। तो ये हुआ शरीर प्रस्तुत करना। किसके विरुद्ध है, तो राज्य और आम नागरिक के विरुद्ध है। किसी की भी गिरफ्तारी होती है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य ही है। ऐसा क्यों, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर, अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे 24 घंटे के अंदर आप निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि आखिर उसका आरोप क्या है। यही विशेष बात है कि 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 के तहत ही आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जाता है। दूसरा क्या है, परमादेश, मंडवास। परमादेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। आशय क्या है, हम आदेश देते हैं किसके खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। तो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आप किस तरह से परमादेश दे सकते हैं, यदि वह अधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, अपने दायित्वों को सही तरह से नहीं निभा पा रहा है,
तो आप परमादेश कर सकते हैं। उनके पदी कर्तव्यों को पालन करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में परमादेश जारी कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप प्रस्तुत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करेगा। तो इस तरह से यह आपका कार्यालयीन रीट है कि यदि कोई अधिकारी सही तरीके से अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे परमादेश करेगा कि आप अपने कार्यों का निर्वहन कीजिए और सही तरीके से कीजिए। तीसरा क्या है? अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा, आप उसका अर्थ होता है किस अधिकार से। तो अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, तो किसके लिए है? सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध है कि आखिर आप किस कारणवश से कोई भी कार्य को आप कर रहे हैं, इसलिए इसकी पद की वैधानिकता की जांच की जाती है अधिकार परीक्षा में कि आप किसी भी अगर कार्य को कर रहे हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपका वह दायित्व है या नहीं। इसकी जांच के लिए ही आपका अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। यह भी एक तरह से कार्यालयीन रीट है। कौन सा रीट है? कार्यालयीन रीट है। रीट से आशय क्या है? तो न्याय का झरना से है। चौथा देखिए, दो है न्यायालयीन रीट है, एक है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? तो इसका आशय है पूर्णतः सूचित करें, पूर्णतः सूचित करें। तो सूचित आप किसको करेंगे? तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को। किस तरह से? कोई लोकहित का महत्व वाला मुद्दा है, ठीक है, यदि उसको सही तरीके से, जैसे सबसे ऊपर में आपका हाई कोर्ट है, उसके नीचे आपका सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट वाला यह कह सकता है अगर हाई कोर्ट जो लोकहित के महत्व है वाले मुद्दे हैं उसको जल्दी से अगर सुनवाई नहीं कर पाता है, उसका निपटारा नहीं कर पाता, तब सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, जो व्यक्तियों के हित में हो, लोकहित में हो, तो उस सुनवाई को अपने पास मंगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये क्या हुआ? लोक महत्व के मुद्दे को अपने पास मंगवाना, जो अभी बात किए हैं कि अगर हाई कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकार से संबंधित जो लोकहित के लिए सुनवाई होनी है नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला लेगा क्योंकि वह लोकहित के मुद्दे हैं। इस तरह से यह भी न्यायालयीन रीट है। बाकी जो दो ऊपर के हैं कार्यालयीन रीट है, तो यह न्यायालय से संबंधित है, इसलिए न्यायालयीन रीट है। अगला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है? हम मना करते हैं। किसके लिए? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को। इसका आशय क्या है? जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, इसका आखिर आशय क्या है? जो वरिष्ठ न्यायालय बोल रहा है अधीनस्थ न्यायालय को कि हम इस पे निषेध करते हैं, तो इसका अर्थ है कार्य क्षेत्र को सीमित करना। कार्य क्षेत्र को सीमित करना से आशय है जो क्षेत्र आपका जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, उस क्षेत्र के मुद्दे पर अगर वे निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से है कि वे निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि कभी वह उस निर्णय को लिया ही नहीं है। तो क्या सही तरीके से जो जिला न्यायालय है और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, क्या यह ले सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने सीमा क्षेत्र में रहते हुए ही जिला न्यायालय और हाई कोर्ट को अपने सुनवाई करना पड़ता है। इसी को कह रहा है कि कार्य क्षेत्र को सीमित करना, ठीक है। अगला है न्यायालयीन रिट। जिस तरह से ऊपर वाला आपका न्यायालयीन रिट था, उसी तरह से प्रतिषेध भी आपका न्यायालयीन रिट है जो न्यायालय की बात करती है। तो इस तरह से संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपका दायित्व बनता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। बाकी आगे की जो कार्यवाही है
वह सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्वहन करेगी। तो इस तरह से हुआ अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। आइए इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद हुए हैं, केसेस हुए हैं, उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद महत्व देखेंगे, फिर अंत में आलोचना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण वाद से आशा है आपके केसेस से है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, लिख लीजिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, जो हुआ था 1967 में। इनका कहना था कि मौलिक अधिकार संशोधन प्रतिबंध है। आप किसी तरह से जो मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को मिला है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप इसमें किसी भी तरह से संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से मूल अधिकार है। तो इसी का प्रतिबंध की बात की गई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। दूसरा वाद हुए हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, उनका कहना था कि मौलिक अधिकार पर संशोधन हो सकता है। क्यों हो सकता है? यदि जो जनता के हित में ना हो और ऐसे गतिविधियां अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है, इसके अलावा जो कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसमें आप देश की एकता एवं अखंडता को खंडित करने वाला काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ आयोजन आप इस तरह से करते हैं जिसमें यातायात बाधित होती है, लोगों को असुविधा होती है, तो इस तरह के जो मूल अधिकार है उसमें आप निश्चित रूप से संशोधन कर सकते हैं। यह कहना था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जो 1973 में यह केस हुआ था। तीसरा क्या है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यह हुआ था 1980 में। तो इनका कहना क्या था कि वरीयता की बात की थी कि जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकार हैं, इसमें से आपकी मौलिक अधिकार को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की जाती है, उसको सर्वोच्च उच्च माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है कि उसके खिलाफ भारतीय संसद किसी भी तरह की कानून नहीं ला सकती है, नहीं कानून में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में आपके मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान की गई है। आप पढ़ेंगे परसों की कक्षा में कि मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वह केवल लोगों के लिए होता है। निश्चित रूप से अगर आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपके मौलिक कर्तव्य हैं कि आप उसका निर्वहन निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। तो यह हुआ आपका महत्वपूर्ण वाद के बारे में। अगला बिंदु है मूल अधिकारों की आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका आलोचना क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। पहला, वाद योग्य एवं न्यायोचित है। वाद योग्य एवं न्यायोचित है। आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस अधिकार को आप पाने के लिए, न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं और सुनवाई निश्चित रूप से आपको मिलेगी। दूसरा क्या है? सरकार के कठोर नियमों के खिलाफ है। अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि जो आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुआ है कि उसके खिलाफ आपके भारतीय संसद किसी भी तरह के संशोधन या कानून नहीं बना सकते हैं। अगला है, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ये विशेषता क्यों है? क्योंकि आप देश में किसी भी तरह से अवांछनीय बात करते हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं,
इसलिए आलोचना किसी व्यक्ति का आप कर सकते हैं, जो अक्सर आपको राजनीति में देखने को मिलता है। अगर वही कार्य अगर दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो वह देश की एकता एवं अखंडता को खंडित कर सकता है, क्योंकि वह विदेशी नागरिक होगा। तो तीसरा क्या है, कुछ अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को है। आपको कुछ देर पहले भी बताया हूं कि अनुच्छेद जो 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और इसको मैं प्रश्न में भी आपसे पूछा था। चौथा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपको स्वतंत्रता भी मिला है, समानता का अधिकार अलग मिला है, स्वतंत्रता का अलग मिला है, शोषण के विरुद्ध अलग मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता भी अलग मिली है। तो आप स्वतंत्र हैं कि अपना सर्वांगीण विकास आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यह हुआ आपका चौथा बिंदु, मूल अधिकार की विशेषता के बारे में। पांचवा बिंदु है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें हिंदू धर्म वाले को तिलक लगाने का, मुसलमान समुदाय के जो पुरुष व्यक्ति रहते हैं उनको दाढ़ी लगाने का, सिख समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनको कृपाण धारण करने का, इन सभी का अधिकार आपको मूल अधिकार से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप जो दुर्गा पंडाल स्थापित करते हैं, गणोत्सव के लिए गणेश पंडाल स्थापित करते हैं, इसके अलावा जो विभिन्न आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो पंडाल स्थापित करते हैं और लोगों को जो जागरूक करने का आप काम करते हैं, यह भी आपकी विशेषताएं हैं। तो ये आपके प्रमुख 5 विशेषताएं वाली बातें होंगी, जिसे आपको 30 शब्द या 60 शब्द में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, मूल अधिकारों की आखिर आलोचना क्यों होती है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अगर एक सकारात्मक भी है तो नकारात्मक भी होगा। तो देखिए क्या है, पहला, कोई सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं। आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो आपके मूल अधिकार हैं, कहीं भी आपको रोजगार देने की बात तो नहीं की गई है, केवल अवसर की समानता की बात की गई है, लेकिन कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि आपको सरकार रोजगार देगी। तो इस तरह से यह आपका आलोचना के तहत हुआ कि आर्थिक कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि लोगों को आपको रोजगार देने का ही अधिकार है। तो ये आपका पहला हुआ, कोई आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया है आपको। दूसरा, आपातकाल के दौरान स्थगन। जिस तरह से आपातकाल के दौरान सबसे पहले आपका अनुच्छेद 19 इसे आपसे वंचित कर दिया जाता है। क्या आपातकाल आपके कारण लगा? बिल्कुल नहीं। कुछ आपातकाल ऐसे हैं जो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए लगा हुआ था। जब देश में किसी भी आपातकाल की स्थिति में आती है तो क्या लोगों के मूल अधिकार से वंचित किया जा सकता है? इसकी आलोचना कुछ विद्वानों द्वारा भी किया गया है कि आपातकाल तो आपके पूरे देश में ना होकर किसी एक स्थान पर लगा हुआ है, तो उस स्थान से वंचित किया जाए। तो इस तरह से आपका दूसरा बिंदु हुआ कि आलोचकों के दौरान, आपातकाल के दौरान स्थगन जो किया जाता है, यह विद्वानों का मत है। तीसरा क्या है, उपचार महंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो उसकी फीस कौन देगी? क्या आसानी से आपको न्याय मिल सकता है? अगर कभी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए होंगे तो देखे होंगे वकीलों को कितना पैसा देना पड़ता है। तो क्या आप ही बताइए, जो सरकारी वकील रहते हैं क्या न्याय दिला सकते हैं? क्या वे सरकार के खिलाफ ही सरकारी जो वकील है वह लड़ सकता है? तो नहीं, आपको एक अच्छे वकील के पास जाना पड़ेगा और अपने मौलिक अधिकार के लिए आपको पैसा वहन करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल सकती है। तो ये आपका तीसरा हुआ कि उपचार महंगा है। चौथा क्या है? चौथा है स्पष्टता का अभाव। स्पष्टता का अभाव है कि आपको केवल कुछ ही बात है जिसको उल्लेख किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, कुछ काम को आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी
स्पष्ट बात नहीं की गई है, केवल कुछ ही आपको अधिकार के रूप में दिए गए हैं। पांचवा है सीमित अधिकार, लगभग वही हो गया चौथा और पांचवा। सीमित अधिकार में आपको देखेंगे केवल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अध्ययन किए हैं वे तो एक तरह से सामान्य अधिकार हैं। और भी अधिकार देना चाहिए, जैसे कि आपको रोजगार देने का अधिकार, लोगों को आप रोजगार दीजिए, आप उसको मौलिक अधिकार में शामिल कीजिए कि आप सरकार का दायित्व है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, ताकि यदि उनको रोजगार नहीं मिल पाता है तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो ये हुआ आपका मूल अधिकार की विशेषताएं और मूल अधिकारों की आलोचना के बारे में। चलिए आपके लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए प्रश्न पहला यह है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार इसका उल्लेख कहां पर किया गया है। दो प्रश्न हो गए। पहला है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है। संपत्ति का अधिकार आपको मूल अधिकार में कहां पर देखने को मिलता है, कहां पर इसका उल्लेख किया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए आज के लिए। आप सभी रिप्लाई जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। इससे यह पता चलता है कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कमेंट नहीं आता है तो सीधी सी बात है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब आपको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आंसर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आपका भारतीय संविधान और भारत का भूगोल, उसकी जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो जाए। इस कक्षा के बाद हम एक तरफ छत्तीसगढ़ चलेगा, दूसरी तरफ भारतीय इतिहास चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल संविधान की कक्षा में। उससे पहले आज शाम की कक्षा में बात करेंगे भारत के भूगोल की बात। आज के लिए धन्यवाद।